हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। यानी कि अपना लास्ट जो लेक्चर हुआ था उसमें अपन ने कंपनी का जो क्वेश्चन लिया था, तो उसके अंदर अपन ने बताया था कैश बुक, तो कैश बुक के बारे में बात करी थी। तो आज ये जो क्वेश्चन अपन ले रहे हैं इसमें एक तो अपन क्वेश्चन को करेंगे कहां तक, री इश्यू तक क्वेश्चन होगा, और उसके बाद प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट। क्लियर है। तो ये बैलेंस शीट का क्वेश्चन है, इसलिए आज इस क्वेश्चन को ले रहे हैं। तो इसमें पहले अपन को शेयर इशू करने, फिर शेयर फॉरफिटेड होंगे, शेयर री इशू होगा, और उसके बाद इसकी प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट। क्लियर। तो चलो क्वेश्चन को एक बार पढ़ते क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा हुआ एससी लिमिटेड ने इनवाइट करे एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स के लिए 100 रुपी ईच एट अ प्रीमियम 10 रुपी ईच पेबल एज बिलो। समझना, 10,000 शेयर इशू कर रही है कंपनी, 100 रुपए का शेयर है, 10 रुपए प्रीमियम के संग है, यानी कि 110 रुपए का शेयर हो गया टोटल। ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ शेयर है 10,000। क्लियर है। आगे लिखा हुआ इन्होंने 50 रुपीज तो एप्लीकेशन पे लिए, एप्लीकेशन पे 50। क्लियर है। अलॉटमेंट की बात करें तो इन्होंने बोला 35 और बोला इंक्लूडिंग प्रीमियम। अगर इंक्लूडिंग प्रीमियम बोल रहे तो अपने को समझ में आनी चाहिए ये बात कि 25 प्लस 10 की कॉल हो गई, यानी 25 तो कैपिटल का हो गया और 10 हो गया हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम का। क्लियर है। उसके बाद अपन बात करते हैं कॉल के बारे में। तो यानी कि जो फाइनल कॉल दे रखी है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, वो दे रखी है अपने को 25 की। ठीक है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे अगर अपन इसको टोटल करेंगे तो 1110 आएगा, 50 और 35 85 और 25 110। क्लियर। इन्होंने यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन फॉर 15,000 शेयर वर रिसीव्ड, मतलब 15,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई है। इन्होंने लिखा एप्लीकेशन फॉर 2500 शेयर डिड नॉट गेट एनी अलॉटमेंट एंड देयर मनी रिटर्न। इसका मतलब क्या था, टोटल एप्लीकेशन आई थी 15,000। इस 15,000 की एप्लीकेशन में से 2500 की एप्लीकेशन ऐसी थी जिनको कोई भी शेयर नहीं दिए गए थे। ढंग से समझना, 25 शेयर डिड नॉट गेट एनी अलॉटमेंट एंड देयर मनी रिटर्न, मतलब 2500 को कोई भी शेयर अलॉट नहीं किए गए तो इनके पैसा जो था रिफंड कर दिया गया। क्लियर। अच्छा, रिमेनिंग एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं तो 12,500 रह जाती है रिमेनिंग एप्लीकेशन। इन्होंने यहां पे लिखा है अलॉटमेंट वाज मेड प्रोराटा टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट, बाकी रिमेनिंग एप्लीकेंट को इन्होंने प्रोराटा पे दे दिया। अच्छा, इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं जैसे अपन लिखते हुआ है, जैसे अपन एक साइड लिखेंगे यहाँ पे एप्लीकेशन, एक साइड अपन यहाँ पे लिखेंगे शेयर। ठीक है। एप्लीकेशन थी 2500, उनको तो कुछ दिया नहीं गई नील, और इनका पैसा रिफंड हो गया। रिमेनिंग एप्लीकेशन लगी 12,500 और इनको जो शेयर्स थे वो दे दिए 10,000। तो ये हो गया जी 10,000 शेयर, और ये जो टोटल एप्लीकेशन का उसका टोटल हो गया 15,000। क्लियर है तो बात समझ में आ रही है। उसके बाद इन्होंने लिखा मिस्टर डी के वॉज अलॉटेड 400 शेयर। 400 शेयर, ये क्वेश्चन नॉर्मल ही है, मतलब इसमें हमने इसलिए लिया कि आपको सारी चीज समझ में भी आ जाए, और इसका मेन जो कराने का जो पॉइंट है वो है बैलेंस शीट प्रिपेयर करना। ठीक है। 400 शेयर थे और ही फेल टू पे अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, यानी कि ये अलॉटमेंट और कॉल मनी पे नहीं कर पाया। ठीक है। द कंपनी फॉरफिटेड इस शेयर, और इसकी कंपनी ने फॉरफिटेड कर लिए शेयर और सब्सिक्वेंटली रीइश्यूड भी कर दिए 105 पर शेयर पे, यानी 105 रुपए पर शेयर पे। तो एक बात समझना, 105 पे रीइश्यू करें तो इसका मतलब ये बात तो समझ में आ गई कि सिक्योरिटी प्रीमियम पर रीइश्यू कर रहे हैं, क्योंकि 100 रुपए का शेयर है और 105 पे रीइश्यू करा है। क्लियर, बात समझ में आ रही है। यहां पे आज तुम्हें एक नया पॉइंट भी समझ में आएगा। फिर इसके बाद इन्होंने लिखा है शो द जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, और इसमें बैलेंस शीट भी अपन प्रिपेयर करेंगे। क्लियर। तो अपन क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले समझना इसकी एंट्री किस तरीके से करेंगे अपन। अब देखो इसकी एंट्रीज, सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करें इन द बुक्स ऑफ एससी लिमिटेड में एंट्रीज चल रही है। सबसे पहले एंट्री होगी पहले बैंक अकाउंट DR2। अच्छा, इसमें एक बात समझना, यहां पे कहीं पे भी इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है इक्विटी शेयर है या प्रेफरेंस शेयर है, तो अपन को भी कोई मेंशन नहीं करना, अपन तो सीधे सीधे लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्लियर। अच्छा, नंबर ऑफ शेयर की बात कर लेते हैं। तो 15,000 एप्लीकेशन आई थी, और जो एप्लीकेशन का जो पैसा है वो अपने को पता है 50 रुपए। क्लियर। यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7,50,000 आ जाएगा, यहां पे 7.5 लाख रुपए। ये बात समझ में आ गई आपको अच्छे से, यानी अपन ने 15,000 का मल्टीप्लाई 50 से करा दिया, क्योंकि 50 रुपीज एप्लीकेशन है। अब ये तो अपने को पता है कि ये तो अपनी एप्लीकेशन की रिसीव्ड की एंट्री हो गई। अब जो सेकंड एंट्री होती है वो अपनी मेन होती है एडजस्टमेंट एंट्री होती है, जिसको रिटर्न करना है रिटर्न करेंगे, अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे। तो पहले एक बार देख लीजिए, यहां पे अपन ने लिखा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR2 शेयर कैपिटल अकाउंट। तो देखो पहले यहां पे जो 7.5 लाख आया उसको तो अपन ने एज इट इज ये लिख दिया। ठीक है। 2 शेयर कैपिटल में अपन कितना लिखेंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स जो 10,000 है, उसका मल्टीप्लाई 50 से कराएंगे तो 5 लाख जाएगा अपना कैपिटल में। क्लियर, बात समझ आ रही है। 5 लाख जाएगा कैपिटल में, और 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अच्छा, अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट करेंगे, तो अपन ने बताया था ना यहाँ पे कि 12,500 वालों को कितने शेयर दिए गए थे, 10,000, और 2500 का तो रिटर्न किया गया था। इनकी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन 2500 है, तो 2500 इंटू 50 के हिसाब से जो भी एक्स्ट्रा मनी है उसको अपन अलॉटमेंट पे एडजस्ट करते हैं जब तक कोई भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं होती है। तो यहाँ पे अपन ने लिख दिया 2500 इंटू 50। ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे जी 2 बैंक, क्योंकि रिफंड कर दिया 2500 एप्लीकेशन का पैसा 50 के हिसाब से। क्लियर, जिनको कोई भी शेयर नहीं दिए गए 2500 को।
क्लियर। यहां पे 12,500 वालों को 10,000 दिया गया प्रोराटा पे, 2500 एप्लीकेशन का पैसा एक्स्ट्रा है, अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे, 2500 इंटू करेंगे 50 तो ये आ जाएगा आपका 1,25,000, और यहाँ पे करेंगे 2500 इंटू 50 तो ये भी आ जाएगा आपका 1,25,000। तो अगर अपन टोटल की बात करें तो देख लो 7.5 लाख रुपए से यहाँ पे सीआर थी, या 7.5 लाख से डीआर हो गई, 5 लाख कैपिटल में चले गए, 1,25,000 अलॉटमेंट पे चले गए और 1,25,000 बैंक में चले गए। बात समझ आ गई। इसको अपन बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। क्लियर, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद अपन बात करेंगे अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट करेंगे। अब अलॉटमेंट किस तरीके से होगी? अच्छा, एक बात याद रखना, जब अपनी एडजस्टमेंट एंट्री हो जाती है ना, उसके बाद अपन को एप्लीकेशन पे कोई ध्यान नहीं देना। 15,000 की एप्लीकेशन पे अब कोई ध्यान नहीं देना। अब जो भी होगा सारा का सारा कितने से होगा? 10,000 शेयर से। सब कुछ ये ऑलरेडी हर लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि ये एडजस्टमेंट एंट्री होती है। एडजस्टमेंट करने के बाद जो भी कुछ आगे होगा वो केवल शेयर से होगा। क्लियर। अब जरा देखो, यहां लिख रहे हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम है इंक्लूडिंग है इसलिए। ठीक है, अब समझना 10,000 इंटू करेंगे 35, ठीक है, और यहां पे करेंगे 10,000 इंटू 25 क्योंकि कैपिटल का पैसा, और 10,000 इंटू करेंगे 10 क्योंकि 10 रुपीज इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम के इंक्लूडेड है। बात समझ में आ रही है। अब यहां पे तो अपन ने लिखा 3.5 लाख यानी 3,50,000, यहां पे अपन लिखेंगे 2,50,000 और यहां पे लिखेंगे 1 लाख, ये अपन ने कर दिया। बात समझ में आ रही है। यानी कि 3.5 लाख से अलॉटमेंट ड्यू कर दी, जिसमें अपना शेयर कैपिटल का 2.5 लाख है क्योंकि 25 रुपए की कैपिटल है, और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम है 10 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम। क्लियर। यहां पे फिर एक बात और समझिएगा, अगर अलॉटमेंट पर अपन ने जितने से ड्यू करी थी 3.5 लाख से, तो 3.5 लाख रुपए अलॉटमेंट पे होने थे, लेकिन लेस एडजस्ट मनी। एडजस्ट मनी ऑलरेडी अपने को पता है कि शेयर अलॉटमेंट पे अपन ऑलरेडी 1,25,000 एडजस्ट कर सके। इसको ढंग से समझना इस बात को, 1,25,000, ठीक है। तो अच्छा, अपने पास ध्यान से समझना कि 3.5 लाख माइनस करेंगे 1,25,000 तो अपने पास जो कंपनी के पास जो पैसा आना था वो आना था 2,25,000, यानी रिमेनिंग अमाउंट ये आनी थी। 3.5 लाख से अलॉटमेंट ड्यू है, 1,25,000 ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है, 2,25,000 रिमेनिंग आना था। लेकिन अब क्वेश्चन पे आते हैं। मिस्टर डीके वाज अलॉटेड 400 शेयर, ही फेल्ड टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। अलॉटमेंट भी फेल हो गया, कॉल मनी फेल हो गया, अपन अलॉटमेंट पे चल रहे हैं। तो यहां पे अपन ने एक बात बताई थी, फिर दोबारा बता देते हैं, जिस कॉल पे पैसा एडजस्ट होता है वहां पे कॉल्स एंड एरियर्स अलग तरीके से निकलती है, और जहां पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होता वहां पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराते हैं शेयर्स का और कॉल का। ठीक है, यहां पे अपन करेंगे लेस कॉल्स इन एरियर्स। अपने को पता है कि 2,25,000 आने थे, नंबर ऑफ शेयर 10,000 से, और डीके के पास कितने शेयर थे 400, तो कितने आने थे ये अपन निकालेंगे। 2,25,000 डिवाइडेड बाय 10,000 और इनटू 400, ये है 9,000। क्लियर। यानी कि 9,000 की कॉल्स इन एरियर्स आ रही है, माइनस करेंगे 2,25,000 में से, तो अमाउंट आएगी अलॉटमेंट पे 2,16,000, 2,16,000 रुपए। क्लियर है, क्योंकि अलॉटमेंट 3.5 लाख से ड्यू था, 3.5 लाख में से 1,25,000 तो ऑलरेडी आ चुके, 2,25,000 थे, 2,25,000 आने थे 10,000 शेयर से, तो 400 शेयर से कितने आने थे 9,000, ये आए नहीं, जैसे कॉल्स इन एरियर्स। तो टोटल आया जो अमाउंट 2,16,000 का है। क्लियर। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन यहां पे कर सकते हैं, नहीं कर सकते वो आप देख रहे हैं। ठीक है, मैं तो यहां पे बिना कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करे क्वेश्चन करा रहा हूं। ठीक है, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन यहां नहीं कर रहे हैं अपन। अब जरा इसकी एंट्री एक बार देखिए आप कि किस तरीके से होगी एंट्री इसमें। तो यहां पे अपन लिखेंगे, समझना, बैंक अकाउंट डीआर कितने रुपए हैं 2,16,000 रुपए, वर्किंग नोट ऑलरेडी बना दो 2,16,000, ठीक है, और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ये 2,16,000 से। हमने यहाँ पे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन नहीं किया है। ठीक है, कॉल्स इन एरियर्स करते तो यहाँ पे लिख देते कॉल्स इन एरियर्स यहाँ पे, क्योंकि देखो क्वेश्चन हमें दोनों तरीके से समझने, अकाउंट ओपन के साथ, विदाउट ओपन के साथ। अभी हम ये विदाउट कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए टू शेयर अलॉटमेंट। क्लियर है। अच्छा, दोनों में फर्क क्या है, यहाँ पे तो जितने रुपए से अलॉटमेंट डीआर करी है उतने रुपए से सीआर हो जाती थी सारा एडजस्टमेंट जब कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन हो जाता था। अभी नहीं हो रहा, तो ये आपको कहां पे क्लोज होगा, यानी कि कहां पे कॉल होगी, ये होगी शेयर फॉरफिटेड के टाइम पे, तब बताएंगे आपको। क्लियर है। कॉल्स इन एरियर्स 9,000 का। अब अपन बात कर लेते हैं फर्स्ट कॉल यानी फर्स्ट एंड फाइनल की। तो यहां पे लिखा अपन है शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा, नंबर ऑफ शेयर हमें पता है 10,000 है, और हमारी जो फाइनल कॉल है वो है 25 की, तो ये अपना हो गया जी 2,50,000। 2,50,000 से अपन ने ये कर दिया। ठीक है, 2,50,000 से कर दिया। क्लियर है। अच्छा, समझना, कोई भी बात नहीं होती तो फर्स्ट कॉल पे अपने को पता है 2,50,000 आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहां पे से लेकिन डी के था जिसने क्या करा था, अमाउंट ड्यू ऑन
ना तो अलॉटमेंट पे करी और ना कॉल पे करी, तो अपन ने यहां पे लेस करा, लेस कॉल्स इन एरियर्स। अब कॉल्स इन एरियर्स समझ लीजिए फिर दोबारा, यहां पे तो पैसा एडजस्ट है तो इसलिए यहां पे कॉल्स इन एरियर्स अपन इस तरीके से निकालते हैं, लेकिन जिस कॉल पे पैसा एडजस्ट नहीं होता है ना, वहां पे कॉल्स इन एरियर्स यानी कि उसके जितने भी शेयर होते हैं और मल्टीप्लाई जो भी कॉल का अमाउंट होता है उससे मल्टीप्लाई करा के डायरेक्ट कॉल्स इन एरियर्स आती है। ये जैसे अब इस पे कोई एडजस्ट नहीं है कॉल पे पैसा, तो अपन यहां पे सीधे सीधे करेंगे 400 इंटू 25, और यहां पे पैसा एडजस्ट था इसलिए अपन ने इस तरीके से निकाला। क्लियर आ रही है बात समझ में? तो अपन यहां निकालेंगे 400 इंटू 25, तो ये आएगा अपने 10,000। क्लियर है? तो 2,50,000 में से 10,000 चले जाएंगे तो 2,40,000 यहां पे आएंगे। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहां पे डायरेक्ट निकाला है और यहां पे अपन ने इस तरीके से निकाला, क्योंकि यहां पे पैसा एडजस्ट था, जिस कॉल पे पैसा एडजस्ट होता है और उसी कॉल को कोई पे नहीं करे तो कॉल्स इन एरियर्स ऐसे निकलती है, और जिधर पैसा एडजस्ट नहीं है वहां डायरेक्ट निकलती है। क्लियर? अच्छा, अब इसकी एंट्री एक बार देख लेते हैं, क्या करेंगे अपन। एंट्री पोस्ट हो जाएगी इसमें, बैंक अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बैंक अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, ये आएगा अमाउंट 2,40,000 से, 2,40,000 से। ये बात समझ में आ गई अच्छे से? कोई दिक्कत है इसमें? कोई परेशानी? अब सुनो, एप्लीकेशन कर दी, ठीक है, उसके बाद अलॉटमेंट कर लिया, उसके बाद अपन ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कर ली। अब कंपनी ने इसके शेयर फॉरफिट कर लिए, तो लिखा हुआ था कंपनी फॉरफिटेड शेयर एंड सब्सिक्वेंटली रीइश्यूड एट 105 पर शेयर, 105 रुपए। लेकिन सुनो, इस क्वेश्चन में मेन पॉइंट क्या है, बच्चों को कंफ्यूजन इस चीज में था कि जब शेयर फॉरफिटेड होते हैं तो जब क्वेश्चन इशू था, देखो ये जो अपन ने क्वेश्चन जो है वो सिक्योरिटी प्रीमियम पर इशू है और सिक्योरिटी प्रीमियम अलॉटमेंट पे था, तो क्वेश्चन में पहले क्या हुआ करता था, अभी नहीं उससे पहले की बात कर रहे हैं, जब हम लोग पढ़ते थे तो इसमें ऐसा होता था, जो एक्सेस एप्लीकेशन आई है, ढंग से समझना, एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो आती थी उससे पहले कवर होता था सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा, पहले सिक्योरिटी प्रीमियम को कवर करते थे। ठीक है, लेकिन अभी हमें सिर्फ इतना देखना है कि हमें सबसे पहले कैपिटल कवर करनी होती है। ठीक है, अगर कैपिटल कवर होगी उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम पर जाते हैं, कवर करते हैं पैसे को। ठीक है, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, अपने को सिर्फ यहां पे इतना ध्यान देना है, जिस कॉल पे प्रीमियम है और उस कॉल को कोई पे नहीं करे, अपन को सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री करनी है, बस इतनी बात ध्यान रखनी है आपको। जिस कॉल पे कोई पैसा पे नहीं करे, सिक्योरिटी प्रीमियम जिस कॉल पे, उस कॉल को कोई पे नहीं करे, तो अपन को सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री करनी यहां पे पड़ेगी। ठीक है, तो अब यहां पे समझना, अलॉटमेंट पे सिक्योरिटी प्रीमियम था और डीके ने अलॉटमेंट ही पे नहीं करी, तो सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री होगी। क्लियर आ रही है बात समझ में? कोई दिक्कत? तो एक बार आप इसको देख लेते हैं, एंट्री को एक बार आपको समझ में भी आ जाएगी। अब यहां पे देखो सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री करेंगे तो इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री कब करते कब नहीं करते, यानी जिस कॉल पे सिक्योरिटी प्रीमियम है उस कॉल को कोई पे कर देगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री नहीं करनी, जिस कॉल पे सिक्योरिटी प्रीमियम है और वो कोई पे नहीं करेगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री करनी। दो चीज ध्यान रखनी बस। ठीक है, अब सुनो, यहां पे अलॉटमेंट पे सिक्योरिटी प्रीमियम है और अलॉटमेंट पे हुआ नहीं है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री आपको करनी पड़ेगी। एंट्री जरा देखना, शेयर कैपिटल अकाउंट DR, डीके के 400 शेयर थे और पूरे के पूरे से 100 रुपए मांगे गए, तो यहां पे अपन ने लिख दिया जी 40,000। ठीक है, उसके बाद हमने यहां पे लिखा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट DR, हमें पता है 400 शेयर थे और 10 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम है, 4,000 हो गया। अब ध्यान से समझना, कॉल इन एरियर्स अकाउंट ओपन तो किया नहीं था, अब कॉल के नाम से पैसा आएगा, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, 9,000 थे था ना, तो 9,000 लिख दिया, और टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, इधर जो अपना कॉल से एरियर्स आया था देखो ये रहा 10,000 का। क्लियर, और वो जो दे देता है उसको अपन लिखते हैं टू शेयर फॉरफिटेड के नाम से, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। इसको अपन माइनस करा देंगे, यानी कि 44,000 में से माइनस कराएंगे 9,000 और माइनस कराएंगे 10,000, तो ये दे चुका है 25,000। क्लियर, ये शेयर फॉरफिटेड में अमाउंट है, यानी कि शेयर कैपिटल का पूरा 40,000, सिक्योरिटी प्रीमियम 4,000, टू शेयर अलॉटमेंट 9,000। तो देखो 9,000 से कम सीआर हुई थी ना, यहां पे 9,000 से और सीआर कर दी, खत्म अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल 10,000 से कम सीआर, जैसे देखो यहां पे अपन ने जो फाइनल कॉल ड्यू करी थी 240 से करी थी, 250 से सॉरी, और यहां पे क्रेडिट केवल कितने से हुई है 240, 10,000 और रह गए, देखो 10,000 यहां हो गए DRCR इक्वल, और टू शेयर फॉरफिटेड ये वो अमाउंट है जो वो पे कर चुका है। यहां तक बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है इसमें? कोई परेशानी? अच्छा, अब कंपनी ने क्या करा, जो शेयर फॉरफिट करे थे उनको रीइश्यूड कर दिया 105 पर शेयर पे, सिक्योरिटी प्रीमियम पर इशू कर दिया। क्लियर है? तो इसका मतलब ये अमाउंट तो यूटिलाइज होगा नहीं, क्योंकि ये अमाउंट केवल डिस्काउंट के केस में यूटिलाइज होता है, एट पार, और प्रीमियम के केस में यूटिलाइज नहीं होता। तो यहां पे प्रीमियम पर इशू करा 105, क्योंकि फेस वैल्यू कितनी है 100, और 105 पर इशू कर रही है कंपनी। क्लियर आ रही है बात समझ में? चलिए अब इसको एक बार एंट्री को देखते हैं क्या।
अब रीइश्यू की एंट्री देखो आप, तो शेयर फॉरफिटेड हो गए, उसके बाद शेयर रीइश्यू होंगे। एंट्री देखो, बैंक अकाउंट डीआर, अपने को पता 400 शेयर थे डीके के और 105 पे कंपनी ने इशू करे हैं, ठीक है। 400 इंटू 105, ये आ रहा है आपको 42,000, ठीक है। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, 400 इंटू 100, ठीक है, ये हो गया 40,000। और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, कितने रुपए, 400 इंटू 5, 2000। बोलो पहले तो ये बात समझ में आई क्या, ये अपन ने शेयर इशू कर दिए कितने पे, 105 पे, क्लियर। तो यहाँ पे 42,000 आ गया, मल्टीप्लाई कराने पे कैपिटल इसका पता है हमें 100 की कैपिटल और 5 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम है, कैपिटल का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम का सिक्योरिटी प्रीमियम है। अब मेरे को एक बात बताओ, पूरे के पूरे शेयर इशू करें, तो अपन ने ये बात पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके कि शेयर फॉरफिट, जितने फॉरफिटेड शेयर री इशू होते हैं उतने फॉरफिटेड शेयर की अमाउंट कैपिटल रिजर्व में जाने को बनती है, जाती नहीं है को बनती है। तो ये मतलब पूरे शेयर इशू है तो उसका मतलब 25,000 पूरा का पूरा कैपिटल रिजर्व में जाएगा, ठीक है। लेकिन इन्होंने इशू किस पे करा, री इशू प्रीमियम पर, तो इसका मतलब इसमें से कोई भी पैसे यूटिलाइज नहीं हुआ, पूरा का पूरा 25,000 रुपए था, कंपनी का कैपिटल नेचर का प्रॉफिट हो गया, कंपनी इसकी एंट्री पोस्ट करेगी, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 25,000 का, ये कंपनी का कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। और इसको भी हम बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो बताएंगे कि कैपिटल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में आता है कैपिटल रिजर्व 25,000 का, ये कंपनी के कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, क्लियर। आयो कि ये बात तो आपको अच्छे समझ में आ गई होगी जो एंट्रीज अपन ने इसके अंदर करी है। तो इसमें देखो, पहले तो कंपनी ने शेयर इशू करवाए, फिर कंपनी ने शेयर फॉरफिट किए, फॉरफिट ट्रेड करने के बाद री इशू करवाया और कंपनी का जो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करवा दिया, क्लियर। इसकी बैलेंस शीट देखो, एंट्रीज हो गई, तो इस क्वेश्चन को सिर्फ इसलिए लिया था बैलेंस शीट के लिए, तो आप इसको बैलेंस शीट। अच्छा, इसमें एक बात याद रखना, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए, इसमें बैलेंस शीट फुल नहीं बनती, इसमें हमें बैलेंस शीट के अंदर आइटम्स शो करने होते हैं, कौन सा आइटम कहां पे जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो बैलेंस शीट बनेगी वो कंपनीज के अकॉर्डिंग बनेगी। तो एक बार इसकी बैलेंस शीट भी आप देख लीजिए। कैश बुक इससे पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, लास्ट लेक्चर में कैश बुक भी बनवा दी है, और ये बैलेंस शीट है, एक बार इसको देखिए। बैलेंस शीट, ठीक है। अच्छा, बैलेंस शीट का फॉर्मेट सुन लो पहले, तो होता कैसा है। अभी हमने बैलेंस शीट का टॉपिक पढ़ाया नहीं है, लेकिन आप देख लो, दो इसमें अमाउंट कॉलम होते हैं, एक होता है करंट ईयर, एक होता है प्रीवियस ईयर, एक होता है नोट टू अकाउंट्स का, ठीक है, और ये होता है पर्टिकुलर का, ठीक है। ये होते हैं आपकी बैलेंस शीट, ठीक है। लेकिन ये बैलेंस शीट जो बनती है ना वो क्लीन बनती है, यानी इसके अंदर जो भी प्लस माइनस वो सब कुछ करने होते हैं वो नोट टू अकाउंट्स अपन बनाएंगे और उसमें अपन को करना होता है, यहां पे तो सिर्फ आइटम शो करने होते हैं, क्लियर, बात समझ में आ रही है। ये पर्टिकुलर होता है, यहां पे आता है इक्विटी एंड लायबिलिटी, यहां पे आता है इक्विटी एंड लायबिलिटी, ठीक है। तो इसके अंदर आता है पहले शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है, उसको समझना आप, शेयर होल्डर्स फंड। ये तो मैं भी जब और समझ में आएगा अच्छे से जब हम बैलेंस शीट को पढ़ाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ाएंगे, ठीक है, एक एक चीज समझ में आएगी। लेकिन अभी हम सिर्फ कंपनी करा रहे हैं तो उसमें कौन कौन से आइटम कैसे शो करते हैं, बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होता है वो समझा देते हैं। पर्टिकुलर नोट टू अकाउंट्स करंट ईयर प्रीवियस ईयर के फिगर्स होती है अमाउंट में, ठीक है। और इक्विटी एंड लायबिलिटी, लायबिलिटी साइड है, इसमें शेयर होल्डर्स फंड होता है जिसके अंदर शेयर कैपिटल आती है, समझना। शेयर होल्डर्स फंड में आती है शेयर कैपिटल, तीन आइटम आते हैं, और शेयर कैपिटल, और एक आता है रिजर्व एंड सरप्लस। हमें तो सिर्फ यहाँ पे यही शो करना है, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, ये दो चीज शो करनी, और इसको आप देखेंगे नोट टू अकाउंट्स के अंदर। फिर अपन चलेंगे असेट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो नोट टू अकाउंट में सबसे पहले देखो हमने यहां पे लिखा नोट्स टू अकाउंट्स, इसका फॉर्मेट देख लो कैसा बनता है, मतलब बनाना चाहो तो बना सकते हो, पर्टिकुलर और एक अमाउंट का कॉलम ऐसे बनता है, बस ये वर्किंग नोट होता है बस, ठीक है, पर्टिकुलर और ये अमाउंट का कॉलम होता है, ठीक है। अब ढंग से समझना, सबसे पहले जो नोट्स पहला ले रहे हैं वो है शेयर कैपिटल, क्लियर। अच्छा, अब अपन ने ध्यान से समझना, जब अपन ने शेयर कैपिटल के बारे में बताया था तो कैपिटल के टाइप बताए थे, पहला होता है ऑथराइज्ड। इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो अपन को कहीं पे भी ये नहीं समझ में आ रहा कि ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है, तो ठीक है, तो ऑथराइज्ड कैपिटल को लिखने की कोई जरूरत नहीं, अपन ऐसे लिख सकते हैं सिर्फ ऑथराइज्ड कैपिटल पद, लेकिन हमें पता नहीं है कितनी ऑथराइज्ड कैपिटल है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद फिर हमने पढ़ा था इशूड, उसके बाद हमने पढ़ा था सब्सक्राइब। अब ढंग से समझना पूरी कहानी, यहां पे 10,000 शेयर के लिए इन्होंने इनवाइट किया था
और एप्लीकेशन आई 50,000, इसका मतलब पूरे के पूरे शेयर चले गए, तो जितने इशूड करे उतने के उतने सब्सक्राइब्ड भी हो गए। क्लियर आ रही है बस समझे, जितने के जितने शेयर इशू करे उतने ही क्या हो गए, सब्सक्राइब्ड हो गए। तो यहां पे लिखेंगे इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। बोले पहले बात समझ में आ रही है, इशूड एंड सब्सक्राइब क्लियर दिख रहा है क्या, पहले तो ये देख लो इशूड एंड सब्सक्राइब, ठीक है समझना। तो यहां पे शेयर कैपिटल है, ऑथराइज्ड कैपिटल है, उसके नीचे इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल है। इशूड एंड सब्सक्राइब ने 10,000 शेयर्स थे और कितने रुपए का था, 100 रुपीज का था, पूरी की पूरी 10 लाख की कैपिटल इनकी वो हो गई इशूड और सब्सक्राइब दोनों। कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करे और पब्लिक ने पूरे के पूरे ले, मतलब उससे ज्यादा की एप्लीकेशन आ गई, तो मतलब पूरे के पूरे शेयर इनके इशू हो गए। क्लियर बात समझ में आ रही है, तो यहां पे लिख देते हैं, एक मिनट समझ लेना, फिर उसको हटाएंगे रेस करेंगे। तो यहां पे लिख दे इशूड एंड सब्सक्राइब में, तो शेयर्स जो दे रखे थे वो अपने पूरे की पूरी कैपिटल आ गई यहां पे 10 लाख की। क्लियर बात समझ में आ गई, पूरी की पूरी कैपिटल कितने की आ गई, 10 लाख, क्योंकि इन्होंने देखो इशूड एंड सब्सक्राइब में कितने थे, 10,000 शेयर्स थे और एट द रेट कितने वाले थे, 100, तो पूरी की पूरी कैपिटल कितने की हो गई, 10 लाख की। पहले तो बताओ ये बात समझ में आएगी, लेकिन यहां पे और भी थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता था, क्योंकि यहां पे हुआ क्या, कंपनी ने शेयर इशू करे, उसके बाद कंपनी की कॉल्स एंड एरियर्स यानी कि शेयर कॉल्स एंड एरियर्स हो गई, उसके बाद शेयर फॉरफिट हो गए और फॉरफिटेड का दोबारा रीइशू कर दी, तो मतलब इसका मतलब हमें पता है कि पूरे के पूरे शेयर दोबारा से रीइशू गए। समझना, 10,000 रीइशू मतलब 10,000 इशू करे, 4,000 फॉरफिटेड हुए, फिर कंपनी ने वापस से रीइशू कर दी 400, तो इसका मतलब पूरे के पूरे 10,000 वापस मार्केट में है ना, पब्लिक के पास है ना, तो बस इसीलिए हमने लिख दिया इशूड एंड सब्सक्राइब में 10 लाख की कैपिटल। क्लियर, सबको बात अच्छी समझ में आ रही है। तो यहां पे हमने शेयर कैपिटल में लिख दिया नोट्स 1 लगा के, क्योंकि ये रहा नोट नंबर 1, इसमें आगे चेक कर लेंगे, और यहां पे अपन लिख देंगे करंट ईयर में 10 लाख। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बताइए। हमने यहां पे लिखा ऑथराइज कैपिटल, वो हमें पता नहीं है, फिर हमने लिखा इशूड एंड देखो इशूड और सब्सक्राइब इसमें एक ही लिखी है, क्वेश्चनों में अलग अलग होगी। इशूड जैसे इशूड कर रहे, कंपनी ने इशूड करे 10,000 शेयर्स और पब्लिक ने पूरे के पूरे सब्सक्राइब कर लिए, तो इसलिए मैंने एक साथ लिख दिया इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल। लेकिन अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में अलग है, इशूड करे कंपनी ने 10,000, पब्लिक ने लिए 98, तो इशूड कैपिटल अलग लिखी जाएगी और सब्सक्राइब कैपिटल अलग लिखी जाएगी, क्योंकि 98 तो सब्सक्राइब हुए और 10,000 इशू करे थे। क्लियर, यहां पे इशू और सब्सक्राइब एक ही कर सकते हैं, क्योंकि जितने शेयर इशू करे उतने के उतने पूरे ले लिए गए। क्लियर आ रही है बात समझ में, 10,000 थे, 10,000 के 10,000 हो गए। लेकिन अगर मान के चलो अंडर का केस होता तो दोबारा बता देते 10,000 शेयर पब्लिक में इशू करना चाहती कंपनी और 9800 की एप्लीकेशन आई, तो समझना इशूड तो हो गई 10,000, सब्सक्राइब हुई है 9800, तो हम दोनों कैपिटलों को फिर अलग अलग दिखाते हैं, यहां पे एक साथ दिखा दिया। मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही है आपको। तो यहां पे अपन ने शेयर कैपिटल में एक नोट डाला, करंट ईयर में 10 लाख रुपीज लिख दिए। ठीक है, तो ये हो गया पहला कंप्लीट। उसके बाद अपन बात करते हैं इसकी रिजर्व एंड सरप्लस की, यानी सेकंड हेड होता है इसका रिजर्व एंड सरप्लस। अब वो भी आप देखो, रिजर्व एंड सरप्लस नोट टू अकाउंट से सेकंड, यहां पे लिखा अपन ने रिजर्व एंड सरप्लस। अब रिजर्व एंड सरप्लस में देखो सबसे पहले आता है सिक्योरिटी प्रीमियम। जो सिक्योरिटी प्रीमियम होता है वो कंपनी का क्या प्रॉफिट है, वो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आता है। अच्छा, आप सिक्योरिटी प्रीमियम कैसे शो करेंगे वो मैं तुम्हें यहां समझा दे रहा हूं। देखो, आपने जब अलॉटमेंट ड्यू करी तो हमें पता है 10 रुपीज का सिक्योरिटी प्रीमियम था और नंबर ऑफ शेयर थे 10,000, 1 लाख से सिक्योरिटी प्रीमियम अलॉटमेंट में लिखा था, ये लिख दिया जी 1 लाख। क्लियर, बात समझ में आ गई, 1 लाख से ये सीआर हुआ। उसके बाद आपने शेयर फॉरफिटेड किए तो 4,000 से आपने सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट कर दिया, -4,000। क्लियर, क्योंकि डेबिट कर दिया। उसके बाद फिर तुमने शेयर रीइश्यू करे, फिर रीइश्यू में तुम्हारा 2,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम फिर क्रेडिट हुआ था, तब +2,000। बोलो ये बात समझ में आ रही है। 1 लाख से पहले क्रेडिट किया, फिर आपने 4,000 से डेबिट कर दिया शेयर फॉरफिटेड में, और फिर 2,000 से फिर क्या कर दिया क्रेडिट रीइश्यू में। आ रही कहानी समझ में। अब कितना आ रहा है इसको फिगर करके लिख देंगे, 1 लाख प्लस करेंगे इसमें 2,000 और माइनस करेंगे इसमें 4,000, तो ये आएगा आपका 98। क्लियर, ये आ गया आपका सिक्योरिटी प्रीमियम। उसके बाद और कौन से प्रॉफिट है, तो लास्ट की एंट्री करी थी शेयर फॉरफिटेड अकाउंटेड टू कैपिटल रिजर्व, कंपनी के कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, वो भी रिजर्व एंड सरप्लस में आता है। तो यहां पे लिखा कैपिटल रिजर्व, वो है 25,000 का। क्लियर, बात समझ में आ रही है। यानी सिक्योरिटी प्रीमियम तो 98,000 का हो गया और अपने जो कैपिटल रिजर्व जो है वो 25,000 का हो गया। नोट टू अकाउंट में सेकंड, तो हम यहां पे लिख देंगे रिजर्व एंड सरप्लस में नोट नंबर सेकंड डाल के और 98,000 और प्लस कर देंगे 25,000, तो ये आ जाएगा आपका 1,23,000। तो यहां पे 1,23,000 लिख देंगे। बोलो पहले बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें। चलिए इसको यहां से हटा देते हैं। अब बैलेंस शीट में और क्या क्या चीज आएंगी वो भी देख लो आप एक बार। अब देखो, शेयर कैपिटल दिखा दी, रिजर्व एंड सरप्लस दिखा दिया। अब कंपनी का जो है ना असेट साइड आएगा, क्या आएगा, असेट साइड, क्योंकि और तो इसमें कोई आइटम है नहीं है। अब देखना असेट्स,
असेट्स में भी पहले आएगी अपनी करंट असेट्स, और करंट असेट्स में अपना आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, असेट्स ये तो लायबिलिटी साइड हो गई, ये असेट साइड है, असेट साइड में करंट असेट्स, क्योंकि करंट असेट्स कैश क्या होता है, करंट असेट्स ये तो होती है, डेटर हो गए, बीआर हो गए, सब हमारे करंट असेट्स होते हैं। तो करंट असेट्स में हमने लिख दिया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब कितना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आया वो आपको मैं बताता चल रहा हूं। बात करें तो एप्लीकेशन पे आए थे आपके 7.5 लाख रुपए। ठीक है, अलॉटमेंट की बात करें तो आपके आए थे 2,16,000 रुपए। ठीक है, फर्स्ट कॉल की अगर बात करें तो आपके आए थे 2,40,000। उसके बाद फिर आपने शेयर रीइश्यू करे डीके के, तो जो रीइश्यू पे आपके पास पैसा आया था वो आया था आपके पास 42,000 का। क्लियर, ये पैसे तो आपके पास आए थे, इस सब का टोटल करेंगे। और आपने रिफंड करा था 2500 एप्लीकेशन का पैसा रिफंड करा था, 1,25,000 अलॉटमेंट में एंट्री पोस्ट हुई थी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू बैंक, तो वो माइनस करेंगे 1,25,000। तो देखेंगे नेट अमाउंट कितनी आ रही है। तो देखो 7,50,000 प्लस करेंगे 2,16,000 प्लस करेंगे 2,40,000 प्लस करेंगे 42,000, ये आ रहा है आपका 12,48,000। उसमें से माइनस करा देंगे 1,25,000, तो आपका जो बैलेंस आएगा वो आएगा 11,23,000। यानी कि इतना पैसा कंपनी के पास है, 11,23,000, 11,23,000। तो इसको अपन को शो करना है बैलेंस शीट के अंदर, तो वो एक बार आप देख लीजिए। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, यानी कि असेट साइड में करंट असेट्स, करंट असेट्स के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो यहां पे लिख देंगे 11,23,000। तो ये अपन ने बैलेंस शीट के अंदर शो कर दिया। बैलेंस शीट में टोटल नहीं बनती, केवल बैलेंस शीट के आइटम्स जो होते हैं वो शो करने पड़ते हैं। क्लियर, बात समझ आ रही है। जैसे कि अपन ने इसमें शेयर कैपिटल में दिखाया, नोट नंबर 1 इसका ऑलरेडी बना चुके थे, रिजर्व एंड सरप्लस में बता दिया था, एक तो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम आया था और एक आपका कैपिटल रिजर्व था। उसके बाद असेट्स में करंट असेट्स, और करंट असेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 11,23,000 कैसे आए वो भी अपन ने बता दिया। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल और रीइश्यू। क्लियर, तो ये क्वेश्चन लिया था जिसमें कि अपन ने बैलेंस शीट प्रिपेयर कराई। इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने कैश बुक बनवाई थी। अच्छा, एक बार और बता देते हैं, जहां पे कैश बुक बनती है वहां पे बैंक की कोई भी एंट्री नहीं होगी, सारी की सारी बैंक की एंट्री उसी अकाउंट में होती है, एंट्री नहीं करनी। मैंने समझाने के लिए आपको एक आध दो एंट्री बताई थी कि ये एंट्री इस तरीके से होती है, वही पोस्ट होती है। क्लियर आ रही है बात समझ में, कोई प्रॉब्लम? तो ठीक है, एक बार आप इसका रिवीजन करें। देखो, हमसे कंपनी के जितने क्वेश्चन अच्छे हो सकते थे वो हमने सारे लेक्चर में कंप्लीट करा दिए। फिर भी अगर आपको देखो कोई समस्या आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और आप इसका रिवीजन करें। जितना आप रिवीजन करेंगे उतना आपको क्वेश्चन अच्छे से आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।